शुरुआत। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना। श्रद्धालुओं को सख्ती से पालन करनी होगी कोरोना गाइडलाइन। लालू यादव की बेटी के ट्वीट से गरमाई बिहार की सियासत। लालू की रिहाई के लिए बेटी रोहिणी रखेंगी रोजा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता है लालू प्रसाद यादव। मुंगेर के अनुराग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। 13 पुलिस पदाधिकारियों के तबादले के आदेश। 3 इंस्पेक्टर 9 एएसआई और 1 एसआई शामिल। आलोक झा हत्याकांड का मुख्य आरोपी फरार। न्यायिक हिरासत में मुख्य आरोपी का भाई। परिजनों की मांग, दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आज से नवरात्र शुरू हो रही है, लेकिन इस नवरात्र में कोरोना वैश्विक महामारी का खतरा बना है। यही वजह है कि प्रशासन ने मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने और उनके दर्शन करने के लिए भी गाइडलाइन जारी की है, जिसका मंदिर 100% पालन करेंगे। चैत्र नवरात्र की शुरुआत पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना से की जाएगी। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है। इस दौरान अक्सर मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिलता था। भारी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिरों में दिखाई देती थी। पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिर पहुंचते थे, लेकिन कोरोना की कहर की वजह से इस बार मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इस दौरान कोरोना गाइडलाइन पालन करने की भी सभी से अपील की है और कोरोना के बीच ये दूसरा चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है। साल में 2 बार नवरात्र आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की रिहाई के लिए पूरा परिवार लगा हुआ है। जमानत को लेकर आ रही बाधा से पूरा परिवार परेशान है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि वो अपने पिता की रिहाई के लिए पूरे 1 माह रोजा रखेंगी। लालू यादव की रिहाई के लिए बेटी रोजा रखेंगी। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करके पूरे मामले की जानकारी दी है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम जी, लालू यादव की रिहाई की उनकी बेटी मांग कर रही है। इस दौरान ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि पूरे 1 महीने का रोजा रखेंगी वो। बिल्कुल आस्था, देखिए हर लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और एक उम्र के साथ जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है। लिहाजा सजा याफ्ता है लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव रांची जेल में है और ऐसे में लगातार इलाज भी चल रहा था उनका। और आपने देखा कि दिल्ली में भी रिम्स में इलाज के लिए, दिल्ली एम्स भी इलाज के लिए भेजा गया। तो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। तो तय है कि लालू प्रसाद की हालत इन दिनों ठीक नहीं है। वो पार्टी के सुप्रीमो भी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, और बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका अपना एक मास लेवल है, उनकी अपनी एक पहुंच है, पहचान है। राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अपना एक बहुत बड़ा कद है और परिवार के लिए वो एक पिता है। तो इसलिए बात तेजस्वी की कर ले, तेज प्रताप यादव की कर ले, या फिर लालू प्रसाद की तमाम बेटियों के लिए कर ले। मीसा भारती बड़ी बेटी है, उन्होंने भी कई बार जो है इस तरीके की बातें कही है कि पिताजी को बाहर आना चाहिए। तो न्यायालय अपना काम कर रही है, कोर्ट ने अपनी जो सजा सुनाई है, लेकिन स्वास्थ्य का हवाला देकर के परिवार के लोग, पार्टी के लोग चाहते हैं कि वो बाहर आए। अब इससे जुडिशियली क्या डिसीजन होता है ये तो जी बिल्कुल गौतम जी, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पर मुकदमे चल रहे हैं और लगातार जो है सुनवाई की दिनांक आती जा रही है, लगातार सुनवाई के दिन मिलते जा रहे हैं और उनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं परिवार भी उसमें ऐसा शामिल दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आ जाए और उनकी तबीयत पर ध्यान दें, परिवार पर अब ध्यान दें। वही मैं बता रहा था कि परिवार का सदस्य या परिवार के जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द घर वापसी करे। कोई भी बच्चे अपने माता पिता की उम्र की कामना करते हैं या वो चाहते हैं कि अगर वो घर पे रहे। तो ऐसे में तमाम जो उनकी बेटियां हैं और खास करके रोहिणी आचार्य ने तो यहाँ तक ट्वीट करके कहा कि वो मंगलवार से जो रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है उसमें तकरीबन 1 महीने तक वो रोजा रखेंगी।
जी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। इसके साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि नवरात्र का महीना है, तो नवरात्र के मौके पर चैती नवरात्र का अपना एक महत्व है, तो जी। इसकी भी फास्टिंग रखेंगी वो। और ये फास्टिंग अपने पिता को बाहर लाने के लिए होगी, ये दुआ करेंगी, ये अपने पिता के स्वास्थ्य के ठीक रिहाई के साथ साथ स्वास्थ्य उनकी ठीक रहे, इसलिए दुआ करेंगे। तो हर परिवार के लोग आप देखिए कि चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो या हिंदू धर्म में हो, नवरात्र का बहुत महत्व है। और जी। मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो रोजा है वो पूरे एक महीने का एक ऐसा पर्व होता है जो तपती धूप में भी लोग पानी नहीं पीते, दिन भर उपवास रखते हैं, रात को खाना खाते हैं, और तब जाकर के वो एक महीने तक, एक महीने का पूरा माह रमजान पूरा होता है, तब जाके ईद आती है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कष्ट होता है इस तरीके की चीजें, और खास करके हिंदू धर्म में नवरात्र का जो मौका होता है ये बहुत कष्टकारी होता है। देखिए, बसंती नवरात्र और चैत्र नवरात्र में बहुत फर्क है। वो जो ठंड के मौसम में जो वो नवरात्र होती है उसमें अच्छा एक ठंड सिहरन सी होती है जिसमें पानी की कमी कम महसूस होती है। लेकिन चैत्र के नवरात्र में जहाँ आपका 44 डिग्री तक का तापमान हो, और वहाँ अगर आप किसी के लिए दुआ मांगती हैं, किसी के लिए आप फास्टिंग रखती है, किसी की रिहाई के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए, तो उनको लगता है कि ये कष्टकारी है और ये भगवान या ऊपर जी वाला गौतम जी, खुदा है, जिस तरीके से सुनवाई हो रही है लालू प्रसाद यादव की, दिनांक पे दिनांक मिलते जा रहे हैं, और जिन केसों जो भी केस उनके ऊपर चल रहे हैं उनको लेकर क्या लगता है कि जिस तरीके से उनके परिवार की मांग की जा रही है, बाकी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की मांग की जा रही है, और उनकी तबीयत जिस तरीके से खराब हो रही है, तो क्या कोर्ट के द्वारा कोई राहत लालू प्रसाद यादव को दी जाएगी? देखिए, कोर्ट क्या काम करेगी, कोर्ट अपना काम करेगी, लेकिन परिवार वाले और पार्टी के लोग और जो लालू के चाहने वाले हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने आधी से ज्यादा सजा काट ली है। इसके अलावा कई केसेस में इनको बेल लेने की बात चल रही है, बात चाहे भागलपुर की कर ले, देवघर की कर ले, दुमका की कर ले, या रांची की कर ले, तो कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के सुनवाई चलती भी जा रही है और सीबीआई अपना हवाला देती है। तो कोर्ट साक्ष्य और सबूतों के आधार पर चलता है, तो इसलिए वहाँ रोजा, रमजान या चैती नवरात्र अगर कोई फास्टिंग रखता है उसकी दलीलें नहीं सुनी जाती। हाँ, लेकिन ऊपर वाले के दरबार में दलीलें सुनी जाती है। अगर सच्चे मन से काम ना किया जाए तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिसके जरिए भगवान उनकी बातें सुन लेता है। तो हर बेटी या बेटा की ख्वाहिश होती है कि उसके माता पिता स्वस्थ रहें। मीसा भारती या रोहिणी आचार्य या तेज प्रताप तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए, ये इवन कि आपने देखा कि तेज प्रताप यादव ने तो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके, पोस्ट कार्ड भेज करके लाखों पोस्ट कार्ड भेजे ताकि कि उनके पिता की स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य का हवाला दे करके उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो सके। लेकिन सबका अपना अपना एक विशेषाधिकार है। हाँ, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। हर बेटी को लगता है कि उसके पिता बेगुनाह है, लेकिन न्यायालय अपने हिसाब से काम करता है। जी बिल्कुल गौतम जी, न्यायालय अपने हिसाब से काम करेगा, परिवार अपनी मांग पर जो है सफल होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी। कि आपने सही कहा कि भगवान सभी की सुनता है, और जिस तरीके से रोहिणी के द्वारा ट्वीट किया गया और पूरे रोजे रखने की बात की गई है, कहीं ना कहीं अब भगवान को मनाने की अब कोशिश की जा रही है कि वहाँ से ही अब कोई चमत्कार हो सके और लालू यादव जेल से बाहर आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर की तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर जिले के नवगछिया के सिमरा गांव निवासी आलोक झा हत्याकांड में मुख्य आरोपी घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद भी फरार चल रहा है। दूसरी तरफ इसी मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी का भाई मिक्कू झा को नवगछिया पुलिस के वरीय पदाधिकारियों ने सघन पूछताछ करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के संदर्भ में परिजनों का कहना है कि आलोक की हत्या को अंजाम देने में सिर्फ चिक्कू और उसके भाई ही नहीं बल्कि 5 से 6 लड़के शामिल हैं। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके भाई कपार में जो है ना खून का निशान था लगा हुआ, छेदा था यहाँ छोटा सा,
और बाया बाया आँख के ऊपर भी हल्का फुल्का जो है सो छींटा था खून का, और ये आँख फुला हुआ था और गाछ के पास ऐसे मुड़ी करके सोया हुआ। 2-3 मांग था। एक मांग था कि जो हत्या हुई है, जो हत्यारे हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और ये गरीब आदमी है, छोटा छोटा बच्चा था, 24-25 साल का लड़का था, बड़ा ही शरीफ आदमी था, शरीफ घराने से भी बिलोंग करता था। कहीं किसी से तो कोई इस तरह का आज तक गाँव के घर में कोई झगड़ा जेल नहीं हुआ, और लोग इसको बड़ा अच्छा मानते थे गाँव के लोग। तो गरीब आदमी है, इनको जो है मुआवजा जितना बनती है कानून प्रावधान जो भी है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको जो है उपलब्ध करवाया जाए। सीधा अपना घर लेके चला गया, वहाँ खाना पीना हुआ। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ भागलपुर से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जिस तरीके से आलोक झा हत्याकांड के दोषी फरार चल रहे थे, एक को गिरफ्तार किया गया और अभी भी जो एक दोषी है वो फरार चल रहा है, क्या कुछ इस पर ताजा अपडेट है? भागलपुर जिला के पुलिस जिला नवगछिया के सिमरा गांव निवासी आलोक झा उर्फ आकाश झा की हत्या जो है कुछ दिन पहले हुई थी, जिसमें कि मुख्य आरोपी जो है वो चिक्कू झा है, और चिक्कू झा के बुलावे पर ही आकाश झा उनके घर पर गया, और वहीं पर जैसा कि उनके परिजनों के द्वारा कहा जा रहा है कि रात में घर पर बैठ के पार्टी वार्टी भी चला था, खाना पीना भी लोगों ने खाया था, और उसके बाद फिर जो पहले प्रायोजित हत्या की साजिश थी उसी के अनुसार हत्या किया गया। और हत्या करने के बाद जो है वो सड़क पर ले जाकर मोटरसाइकिल वहां पर गिरा दिया, और उसके ऊपर एक पैर ऊपर और एक पैर नीचे करके सर का जो है वो दूसरे दिशा में बदल के इस तरह से रखा गया था कि लोग समझे कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट में इनका डेथ हुआ है। तो उसके बाद जो है पुलिस तफ्तीश करने के बाद चिक्कू झा के भाई निक्कू झा को पकड़ के नवगछिया पुलिस अपने पास ले गई, और जब सघन पूछताछ की तो उस दौरान जो है ये बात खुलकर है वहां पर। उसके बाद लगातार पुलिस दबिश बनाए हुए है अभी तक, लेकिन वो साथी जो है जो 5-6 और हैं प्लस ये चिक्कू झा जो है ये अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही चल रहा है। जी, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है ऐसी कि मुख्य आरोपी को जल्द पकड़ा जाए? लगातार पुलिस जो है दबिश बनाए हुए है, और उनके घर से भी, चिक्कू झा के घर से भी लोग फरार हैं, और आसपास में जहां जहां उनका ठिकाना था, जो जो लड़के उसमें शामिल थे, जिस लड़के ने इनको फोन करके बुलाया था और जिस लड़के ने उनकी पत्नी श्वेता झा के मोबाइल पर फोन किया था, फिर उसका नंबर मांगा, और जो आकाश झा वो अपने परिजन को छोड़ने के लिए नवगछिया स्टेशन गया था, वहां से फिर सीधा चिक्कू झा के घर पर बुलाया। ये सब सारी चीज जो कार्रवाई करने वाले लड़के थे, हालांकि उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन अपना मोबाइल जो है वो नंबर, जिस नंबर से कॉल किया था, उस आधार पर पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, और कॉल डिटेल्स पूरे का खंगाल के उस पूरी टीम का पता करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी पुलिस को सफलता नहीं मिली है जिससे कि वो अपराधी पकड़ में आ सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव पांडे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर के चर्चित अनुराग हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। न्यायालय ने हत्याकांड में ठीक से जांच नहीं करने को लेकर 13 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला करने के आदेश दिए। 13 पुलिस पदाधिकारियों में 3 इंस्पेक्टर, 9 एसआई और 1 एएसआई शामिल है। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में मुंगेर रेंज के डीआईजी मोहम्मद सफीउल हक ने इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी साझा की। अनुराग हत्याकांड में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। 13 पदाधिकारियों का तबादला हुआ है, उसमें से 3 इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 9 सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें से अधिकांश का तबादला अरवल और सारण हुआ है, एक का विनय सिंह का किशनगंज। अनुसंधान करना है तो जो अनुसंधान में थे, पहले थे या अभी हैं,
उनको किनारे करके, ताकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, बस ये मामला है। अनुसंधान ईमानदारी से सही दिशा में हो, इसी के लिए। मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनावी रण क्षेत्र में मुख्यमंत्री सोरेन भी उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान विपक्ष के प्रत्याशी पर हमलावर दिखे। अपने जीत के लिए आश्वस्त हेमंत सोरेन ने मधुपुर में लंबित विकास कार्यों के तुरंत समाधान का ऐलान किया और साथ ही जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन को सरकार और जनता के बीच का पुल बताया। आज इस राज्य में आपकी सरकार है, आप बैठे हुए हैं और आपके अनुभव और आपके भावना के अनुरूप यहाँ पर काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार बनते ही यहाँ के किसानों का ऋण माफ किया गया। और यही वजह है कि इन बेईमानों ने जो 11 लाख राशन कार्ड यहाँ के गरीबों का डिलीट किया था, आपकी सरकार ने 15 लाख गरीबों को फिर से हरा कार्ड दे करके राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया है। चीजें इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, हेमंत सोरेन अपनी जीत को लेकर एकदम आश्वस्त है और जीत के लगातार दावे कर रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी जो है हफीजुल हसन और उन्हें जिताने के लिए बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल आस्था, देखिए मधुपुर विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं वो 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो सीट जो है हाजी हुसैन अंसारी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं महागठबंधन के हफीजुल हसन के पिता थे, उनके निधन के बाद इस सीट पे जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा या बोलिए महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हफीजुल हसन के पक्ष में लगातार जो है महागठबंधन के जो नेता हैं, मंत्री हैं और जो खासकर मुख्यमंत्री हैं वो लगातार 4 दिवसीय दौरे पे जिस तरह से वहाँ जाकर वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में इस जहाँ मधुपुर की सियासत जो है अपने चरम पे दिख रही है, वहीं अगर बात की जाए पूरे मधुपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव की तो अब जो है उम्मीदवार जो हैं कुल 6 उम्मीदवार हैं जो मैदान में है। लेकिन सीधा मुकाबला की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार जो है हफीजुल हसन के बीच में सीधा मुकाबला है। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 2019 में जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी जो हैं, दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी ने अपने प्रतिद्वंदी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे राज परिवार, उन्हें लगभग 22,000 मतों से हराया था। और जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार है, जिनके बीच में हफीजुल हसन का जो सीधा मुकाबला है तो वो तीसरे स्थान पर रहे थे लगभग 44,000 मत लाकर। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से दोनों ओर से, दोनों गठबंधन की ओर से आरोप प्रत्यारोप और अपने कामों का बखान किया जा रहा है। एक और मुख्यमंत्री ने अपने 1.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल के बारे में विस्तार से चर्चा की, जो उपलब्धियां रही उन उपलब्धियों को गिनाकर जनता को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो है सोरेन जो है वो अपने कामों को तो बता ही रहे हैं, लेकिन हफीजुल हसन के पिता की जो मौत हुई थी उसके बाद से वो ऐसे वोट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे इमोशन जुड़े हुए हो। बिल्कुल आस्था, देखिए सहानुभूति वोट तो जरूर, देखिए जिस उम्मीदवार के साथ जुड़ा रहता है उस उम्मीदवार को जरूर सहानुभूति वोट मिलती है। लेकिन मधुपुर जो विधानसभा है उसकी अगर बात की जाए तो 1990 से अब तक की बात की जाए तो 1990 तक कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ पे परचम फहराया था, 1990 के बाद कांग्रेस ने कभी वहाँ जीत नहीं हासिल की और 1990 से सीधा मुकाबला जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और झामुमो के बीच में रहा है। झामुमो जहाँ हाजी हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाता रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है राज परिवार को अपना उम्मीदवार, और इन्हीं लोगों के बीच में बारी बारी से जो है वहां की सीटें जो है उनके हाथों में जाती थी। लेकिन अब स्थितियां जो है वो से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, रैलियां की जा रही है, कोरोना नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर कोई भी प्रत्याशी हो। इस तरीके में देखा जा रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अभी बाबूलाल मरांडी, उन्होंने भी निशाना साधा था।
बिल्कुल आस्था, देखिए ये दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में जो भी सभाएं की जा रही हैं, उन सभाओं में कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका कहीं से भी पालन होता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल होता है, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इन राजनीतिक पार्टियों की कौन सी ऐसी जो है कोरोना जो संक्रामक बीमारी है उससे लड़ने की ऐसी कौन सी क्षमता हो जाती है, किस आधार पर इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं जहाँ पे कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक और जो है राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, वही इस तरह के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। तो आम जनता की बात छोड़ दी जाए, जहाँ पे सख्ती दिखनी चाहिए। मधुपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पे जो जनसभाएं हो रही है वहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो भीड़ जो दिख रही है, जो भीड़ दिखती है या जो भीड़ आती है, वहाँ पे जो कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं होता। लोग मास्क भी लगाकर नहीं पहुँच रहे हैं और सैनिटाइजर्स की बात छोड़ दीजिए, लोग सैनिटाइज अपने हाथों को सैनिटाइज तो छोड़ ही दीजिए उसको, मास्क लगा हुआ भी उनके चेहरे पर नहीं दिखा सकता। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ही कोविड-19 के जो नियम है वो मधुपुर में वहां पे उसकी धज्जियां उड़ा रही है। बिल्कुल, तो जिस ऐसे में तरीके विपक्ष से का कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके की जब जो मंत्री है, जो नेता है, प्रत्याशी है, उनके द्वारा ही जब गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाएगा, भारी भीड़ इकट्ठा की जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग ना के बराबर है, मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता पर भी दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल आस्था, सही आपने कहा कि आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं या राजनेता होते हैं या राजनीतिक दल के जो बड़े प्रतिनिधि होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें, देखिए कोरोना संक्रामक बीमारी है और ये किसी को पहचानता नहीं है। अगर आप जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं तो आप इससे संक्रमित होने से बच सकते हैं, लेकिन आम जनता जो है कहीं ना कहीं इन भावनाओं में बह जाती है और जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जब मधुपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव के बाद अगर मधुपुर की आंकड़े देखिएगा तो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या होगी उसमें लगातार इजाफा होगी। तो ऐसे में राज्य सरकार को यह जरूर चिंता करनी चाहिए। देखिए राज्य में देखिए एक और जहां राज्य सरकार ने सरहुल और रामनवमी जैसे पर्वों पे पाबंदी लगा दी, जुलूस निकालने की सहमति नहीं दी थी, कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, वहीं आप मधुपुर की बात की जाए, मधुपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे यही सरकार के प्रतिनिधि वहां पे जाकर जनसभा कर रहे हैं और जो गाइडलाइन का पालन होना, यही सवाल जो है सबसे बड़ा खड़ा होता है। जनता के पास भी ये सवाल है, जनता भी ये सवाल उठा रही है और तमाम चैनल वीआईपी न्यूज़ भी ये सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से रामनवमी, सरहुल और तमाम धार्मिक जो त्यौहार हैं, जो पर्व है, उन पर रोक लगाई गई है और अंदर ही अंदर परिवार में ही त्यौहार मनाने की जैसे कि अपील की जा रही है, तो क्या ये जो बातें कही जा रही है ये मधुपुर उपचुनाव के लिए लागू नहीं होती, जिस तरीके की भीड़ वहां देखी जाती है? बिल्कुल आस्था, तस्वीरें भी यही हकीकत बयां करती है कि जो गाइडलाइन है और जिसकी आप समीक्षा करते हैं राज्य की जनता के लिए, कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या बढ़ रही है उसके लेकर आप जो गाइडलाइन आप जारी करते हैं, आपके द्वारा गाइडलाइन, सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया जा रहा है और उसी गाइडलाइन का मधुपुर उपचुनाव के सभाओं में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में आप एक और जो है सरहुल, रामनवमी और कोविड-19 के गाइडलाइन को लेकर इन पर्वों पर पाबंदी लगा देते हैं जो लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। लेकिन आपकी आस्था से जुड़ी हुई जो राजनेता हैं, राजनीतिक पार्टियों की आस्था से जुड़ी हुई जो महापर्व है चुनाव में इस सारी कोविड-19 के जो नियम हैं उसकी धज्जियां उड़ती दिखती है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार या राजनीतिक पार्टियां जो है उनके कथनी और करनी में जो फर्क है वो साफ दिखता है और इसकी कहानी बयां हो रही है झारखंड के मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में। एक और राज्य सरकार जो है कि सरकार को जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जनता कोरोना से संक्रमित हो, जनता के बीच में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, इससे सरकार को कोई भी परवाह नहीं है। बिल्कुल आस्था, आप देखिएगा कि जो सभाएं हो रही हैं मधुपुर उपचुनाव में, वहाँ पे किसी भी मंच से यह नहीं कहा गया, वहाँ पे यह जरूर आरोप प्रत्यारोप लगा जा रहा है, अपने कामों की उपलब्धियां जरूर ली जा रही है, लेकिन किसी भी मंच से यह किसी राजनेता ने नहीं कहा कि कोविड-19 के जो गाइडलाइन हैं उन गाइडलाइनों का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस सभा में उपस्थित रहिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। तो ऐसे में आप देख सकती हैं कि एक तरफ जहाँ आस्था आरोप प्रत्यारोप का
दौड़ चल रहा है, अपने कामों की उपलब्धियों की गिनाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसी मन से कहीं पे भी यह नहीं देखा जा रहा है कि कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसका पालन करने के लिए किसी भी मन से यह घोषणा उद्घोषक ने की हो, किसी राजनेता ने की हो या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद की हो। तो ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि झारखंड में एक और आप जहां सत्ता में, जिस तरह से आप सत्ता में हैं, आपने यहाँ की लोगों के आस्था के साथ जिस तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि रामनवमी और सरहुल नहीं मनाइए, लेकिन आपका जो महापर्व है चुनाव, वहाँ पे आप इन्हीं नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि एक और जो है राज्य सरकार जो है आम लोगों पे सख्ती बरत रही है, वहीं अपने ही नियमों को, जहां उपचुनाव हो रहे हैं मधुपुर में, वहां उन नियमों पे धज्जियां उड़ाई जा रही है, उन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में जनता सकता है कि धार्मिक भावनाओं पर कोरोना भारी पड़ गया है, लेकिन कोरोना चुनावी सभाओं में, चुनावों में कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, हमारे साथ रांची से सीधे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। वीआईबी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।